चलिए, मैं हूं नमन और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज ये मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 20, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 2020 की 9th मार्च शिफ्ट 1 के खूबसूरत से 20 क्वेश्चंस। असल में ये दो पार्ट में आएगी वीडियोस। पहले पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस लाएंगे और अगले पार्ट जो आएगा वीडियो का उसमें 10 और क्वेश्चंस होंगे। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, वो असल में मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो असल में काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं और वो सिर्फ कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं। एज सच उसमें कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो 20 क्वेश्चन हैं बचे हुए एस एस सी जी एल 9th मार्च शिफ्ट 1 के, वो हम करेंगे आज। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा शुरुआत के। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप अपने पास पेन और कॉपी रखें हाथ में, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने लाऊं पहले वो खुद ट्राई करें करने का, वीडियो को पॉज करके। चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सब भी रेडी हैं। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप पहले खुद ट्राई करें इसको पॉज करके वीडियो को, और फिर आप अब मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 में कि एक ट्रायंगल पीडीसी है जो कि स्क्वायर एबीसीडी में बना है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल एबीसीडी है, सॉरी एक स्क्वायर एबीसीडी है, जिसके अंदर एक ट्रायंगल बना है पीडीसी, और पी जो है लाई कर रहा है ए बी पे। ठीक है, पीडीसी ट्रायंगल है, पी लाई कर रहा है ए बी पे, और जो स्क्वायर है ये इसकी साइड है 24 सेंटीमीटर। तो हमसे इसका ट्रायंगल का एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी का, इसका हमसे एरिया पूछा है। तो ऐसा जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें ना जहाँ पे ट्रायंगल लाई कर रहा हो स्क्वायर के अंदर, तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी है कि आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, या जो वो बाहर का क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है। इस केस में हमारे पास स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर का एरिया आप देख सकते हैं साइड 24 है, तो एरिया जो होगा वो हो जाएगा आपका 576 स्क्वायर्स। आपको याद होंगे 24 का स्क्वायर होता है 576 स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। और फिर जो ये अब प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी समझिएगा कि जब कोई ट्रायंगल एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटर के अंदर अंदर होता है, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है क्वाड्रिलेटर के एरिया के। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो हाफ होगा बाहर के स्क्वायर के एरिया के। और ये एक प्रॉपर्टी है, जब भी ये हमेशा अप्लाई होगी, जब भी कोई ट्रायंगल किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर होगा तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्वाड्रिलेटर के एरिया के हाफ ही होगा। इस केस में क्वाड्रिलेटर जो है वो स्क्वायर है, तो ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रेटर का एरिया यानी कि 576 का हाफ हो जाएगा। तो एरिया जो होगा ट्रायंगल पीडीसी का, अब तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, वो 576 का हाफ यानी कि 288 हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर 288। तो मैं होप करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी ये याद में रहे, और इसलिए ज़रूरी है कि आप नोट डाउन भी करते जाएं साथ साथ और अपने नोट्स बनाते जाएं। अगले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक राइट ट्रायंगल दिया है, और राइट ट्रायंगल मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमें कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, और अब आप देखिएगा कैसे आपको ये करना है। तो क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल कुछ ऐसा दिया हुआ था, और ये ट्रायंगल था ए बी सी, आप नाम दे दीजिए इसे। आपका हाइपोटेनियस दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर उसका लेंथ था, ये 5 दिया हुआ था, और यहाँ पे आपका थीटा दिया हुआ था, और आपसे कोसेक थीटा पूछा था। तो आपको पता है कि जो थीटा होता है इसके सामने ये परपेंडिकुलर हम लेते हैं, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में हम इसे आप परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करें, क्योंकि थीटा के सामने है ये आपका ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस आपकी सबसे बड़ी साइड होती है और वो 13 है। और इसे फिर आप बेस की तरह ट्रीट करें 5 को। तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, और हम जानते हैं कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, पर मैं करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हमारा 13 का 13 ही रहेगा, सॉरी, हाइपोटेन्यूस हमारा 13 का 13 ही रहेगा, और परपेंडिकुलर थीटा के सामने जो है वो हमारा ए बी हो जाएगा। और ए बी क्या होगा, आप देख सकते हैं ये ट्रिपलेट बन रहा है। अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े हुए हैं
या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज आपका 13 दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाली लेंथ आपकी 5 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। तो अगर दो लेंथ हमें पता है 5 और 13 है, तो 5 और 13 है, तो तीसरी लेंथ अपने आप ही 12 हो जाएगी। तो ये जो परपेंडिकुलर आना था हमारा थीटा के सामने, वो हमारा 12 हो जाएगा इस केस में। तो एक और बार मैं आपको बता दूं, हालांकि इजी क्वेश्चन है, कॉस थीटा जो होता है उसके वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो है आपका वो 30 नहीं है, और परपेंडिकुलर आपका इस केस में आप 5 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें थीटा हमारा यहाँ दिया हुआ है। अगर थीटा हमारा यहाँ होता तो फिर हम 5 लेते, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। पर थीटा हमारे क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था, और थीटा के सामने अगर परपेंडिकुलर है तो ए भी आपका परपेंडिकुलर होगा, और क्योंकि ए भी परपेंडिकुलर है और ए बी की लेंथ 12 है, तो इसलिए हम 12 लिखेंगे इधर। तो कॉस थीटा जो आपका आंसर आना था वो आना था 13/12। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो। इजी क्वेश्चन था अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपने बेसिक्स पढ़े हैं। और ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं काफ़ी इजी लेवल के आए हैं, तो अगर आपने बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग किए आपने और प्रैक्टिस की आपने, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। रेडियस आपको पता है 14 सेंटीमीटर है, और सेंट्रल एंगल भी आपको 48 डिग्री दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हम जानते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। तो यहाँ पे जो थीटा हमें दिया हुआ है, हमें 45 डिग्री का सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि कह सकते हैं इस तरह से, यहाँ 45 डिग्री है, तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का, इस 45 डिग्री सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का होता है, और 45 डिग्री उस 45 हम इसलिए हम 45/360 करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर 45/360। अब इसे बस हमें सॉल्व करना है। 22/7 पाई की वैल्यू हमें कही गई है, और आर स्क्वायर, आर हमारा है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 इंटू 45/360, और अब बस हमें इसे अब सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं अगर 9 से काटूँ तो 5 टाइम्स जाएगा, ये 40 टाइम्स ये फिर से जाएगा, और ये 8 टाइम्स जाएगा, और इसके बाद 7 से ये कट जाएगा, 2 और 28 टाइम्स, और ये आप काट सकते हैं 4 से 7, और ये 2 टाइम्स, और फिर 2 से ये 1, ये 11 टाइम्स। बेसिक कैलकुलेशन है, आप थोड़ा हौच पौच हो गया है, पर बेसिक कैलकुलेशन किया है मैंने। मेन पार्ट आपका यही था, ये पता होना चाहिए। तो 11 इंटू 7, यहाँ पे 77 इसका आंसर आएगा। तो जो मेन पार्ट था वो यही था कि जब भी आपको किसी सेक्टर का एरिया निकालना हो, तो आपको ये देखना है कि सेंट्रल एंगल क्या है, और उतना ही एंगल का आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। यहाँ पे थीटा हमें 45 डिग्री निकालने के लिए कहा गया है, तो 45 डिग्री का ही सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, तो इसलिए मैंने 45/360 कर दिया। बाकी फिर वैल्यूज पुट किए और आंसर हमें ईजिली मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन, बस आपको लैंग्वेज अगर समझ में आ रही है ना क्वेश्चंस की, तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा इजी बना सकते हैं। मेन काम यही है कि आप लैंग्वेज समझें, और कहने में शायद लग सकता है कि लैंग्वेज समझना इजी काम है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लीजिए, इनको ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में, प्रेशर टाइम में आपको मिनिमम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर से ट्रिग्नोमेट्री, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि एक काइट है जिसकी लेंथ है 16 मीटर, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 60 डिग्री का। हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, यानी कि हमें एच ढूंढना है, ये जो हमें लेंथ है हमें ये ढूंढनी है। तो बस सिंपल है। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एच। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा ये है हमारा, इसके सामने परपेंडिकुलर एच हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहता है 16 का 16, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो एच आ जाएगा आपका 8√3 सॉल्व करने पे। तो ये आपका एच आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, अगर आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं ले पाएंगे फिर। तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल पाए इस वीडियो की। वो तभी होगा, चाहे क्वेश्चन आपको ईजी भी लग रहे हो तब भी एक बार हाथ से करने का जो टच होता है, फील होता है, वो एग्जाम टाइम में आपको आपका टाइम बचाता है। तो चाहे आप क्वेश्चन ईजी लग रहा हो तो फिर भी उसे करके ज़रूर देखिए। ये मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है, जो मेरे लिए भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी हेल्प करी थी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि a प्लस बी की जो लेंथ है वो है 12 और a भी हमें 17 दिया हुआ, और ये हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमें 12 दिया हुआ है इधर a प्लस बी, तो 12 का क्यूब अगर आपने क्यूब्स याद किए 1728 होता है, प्लस a का इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। तो a b हमारा 17 है, तो 3 इंटू 17 51, और a प्लस बी जो कि हमारा 12 है। अब बस हमें सॉल्व कर देना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा हमारा 1728, इसको इधर ले जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 12 और 61। अब ये बस माइनस करना है आपको, तो 8 में से 2 6 और 2 में से 1, और ये 6 1116 1116 आपका आंसर आएगा। तो बस ये मेन चीज़ यही थी कि आपको ये चीज़ पता हो, फॉर्मूला आपको पता है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट से नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू सेटिस्फाई आपको ढूंढने में मुश्किल होगी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ए बी जो है वो एक प्राइम वैल्यू दी हुई है 17, तो आसान है नहीं उसके फैक्टर्स निकालना। तो वैल्यू पुट से इस क्वेश्चन को आप शायद नहीं कर पाएंगे, और आपको वैल्यू ढूंढने में ए और बी के काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि आपको इस फॉर्मूला पता हो, और उस फॉर्मूला पता है तो आप काफ़ी कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको समझा के करा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है ये देखने में, लेकिन जब आप खुद से करेंगे और पेपर टाइम में करते हैं तो वो काफ़ी जल्दी होता है अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, और आप देख सकते हैं, आप कईयों को ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा देखते ही। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट इंटीग्रल मल्टीप्लर निकालने को कहा गया 5 8 और 15 का। तो अगर एलसीएम निकालना है बेसिकली हमें, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल पूछा गया है, तो हमें एक तरह से स्मॉलेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है आपका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है। तो हमसे 5 8 15 का एलसीएम पूछा गया है, तो वो आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। जी हाँ, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये रहा आपका आंसर। आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालने में टाइम लगता है तो आप देख सकते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट पूछा तो हमने स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे। 40 से हमने शुरू किया, जो 40 है आपका वो आपका 5 में चला जाएगा, फिर 15 में नहीं जाएगा, तो ये 15 में नहीं जा रहा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फिर हम उसके दूसरा जो स्मॉलेस्ट है 60 आपका 8 में नहीं जा रहा, तो वो नहीं हो सकता। फिर जो तीसरा स्मॉलेस्ट है ऑप्शन में वो है 120, ये आपका 5 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, ये सब में जा रहा है। तो इसलिए हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपके बेसिस स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी कम समय में इन क्वेश्चन को करके अपना टाइम ही बचा सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम टाइम में। आई एम श्योर आप में, अगर आप में से किसी कोई बैठा होगा एसएससी सीजीएल के इस वाले एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन में आपको करने में दिक्कत आई होगी। और असल में क्या है, इन क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कौन सी आप थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, ताकि एक सेकेंड,
इन क्वेश्चन में आपको सोचना होगा कि कौन सी आप थीटा की वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि आपका काम आसान बन जाए। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास दी हुई है। तो आप खुद सोचिए कि आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें जिससे कि आपको यहाँ पे ज़ीरो मिल जाए। तो ये असल में एग्ज़ाम टाइम में कईयों के लिए करना मुश्किल होता है, पर यहीं पे बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और आपको वैल्यू रखती है आपको पता हो कि कहाँ पे क्या आएगा। जैसे आपको टेन 30 सेक 30 सेक 60 इन सब की वैल्यूज़ आपको बिल्कुल दिमाग में आके आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो अगर इस अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो ज़ीरो आप रख नहीं सकते क्योंकि कॉड ज़ीरो तो फिर आपके लिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा। 45 पे भी आपको नहीं मिलेगा वो ज़ीरो, क्योंकि हमें RHS से मैच करना है जहाँ पे ज़ीरो है। 60 अगर हम रख के देखें तो 60 पे आपको टेन 60, अगर थीटा को मैं 60 रखूँ, चेक कर लेते हैं तो सिक्स सिक्स टेन 60 और टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 -5 √3 सेक 60, जो कि हो जाएगा 2 प्लस 12 कॉट 60 और कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3। तो अब ये देखते हैं क्या आएगा, ये 10√3 हो जाएगा माइनस का और ये प्लस 6√3, तो ये माइनस का 4√3 प्लस 12/√3। इससे आप सॉल्व करेंगे जब तो माइनस से माइनस यहाँ पे -12 प्लस 12 आएगा ऊपर अपॉन √3। तो ये आपका ज़ीरो आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका RHS से मैच कर गया, यानी कि थीटा जो हमने 60 एज्यूम किया था वो आपका मैच कर रहा है। तो फिर इससे पता चल गया कि थीटा 60 हो सकता है। एग्जाम टाइम में फिर से कहूँगा इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पहली, क्योंकि अगर आपकी इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम टाइम में बहुत ज़रूरी है कि वैल्यूज़ आपकी टिप पर हो, आपको फट से पता हो कि सेक 60 क्या होता है या फिर कॉट 60 क्या होता है, क्योंकि वही आपका टाइम बचा पाएगा इन क्वेश्चन को करने में। तो अब हमारी क्योंकि थीटा 60 मिल गई है तो कोजेक थीटा प्लस सेक थीटा में निकालना था। तो कोजेक 60 प्लस सेक 60, कोजेक 60 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2/√3 प्लस सेक 60, ये हो जाएगा आपका 2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2√3 प्लस 1/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको मेन जो पार्ट है यही है कि आपको सोचना है कि कौन सी वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगी थीटा की। अगर आप वो जल्द से जल्द कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को फिर आपको बड़ा इजी लगेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है कईयों के लिए अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो है खासतौर से। तब लिखा है कि राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन, राम कर सकते हैं 6.67 डेज में कंप्लीट, और 6.67 को आप कह सकते हैं 6 कंप्लीट 2/3, और शाम करते हैं 15 डेज में। वो डे वर्क वो 4 दिन के लिए साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद राम चले जाते हैं। तो फिर राम के जाने के बाद कितना टाइम लगेगा शाम को बचे हुए काम ख़त्म करने में। तो राम कर रहे हैं 6 कंप्लीट 2/3 डेज में काम, शाम कर रहे हैं 15 डेज में। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको पता है LCM मेथड से बहुत जल्दी हो जाते हैं। 6 कंप्लीट 2/3 को मैं ले सकता हूँ 20/3। तो जब मैं LCM निकालूंगा 20/3 और 15 का, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क निकाल रहा हूँ मैं, जो कि है LCM ऑफ 20/3, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है टाइम एंड वर्क की, तो आपको पता होगा कि जब भी हमें ऐसे दो जनों को काम दिया हो कि कितने दिन में वो काम ख़त्म करते हैं, तो उनका हमें LCM निकाल लेना चाहिए हमेशा। तो ये देखिए, फिर अब LCM निकाल लें 20/3 को 15 का, तो ये आ जाएगा। इसके लिए पहले LCM निकालेंगे हम न्यूमरेटर का, यानी कि ये बराबर होगा LCM ऑफ 20, 15 अपॉन HCF ऑफ, आई होप ये आपको समझ में आई होगी मैंने चीज़ क्यों लिखी है ये।
हमें एलसीएम निकालना 20/3, 15 का। तो जब भी, एक सेकंड, मैं यह समझाने के लिए आपको अलग पेज पे समझा देता हूँ। जब भी हमें ऐसा कुछ दिया हो कि एलसीएम ऑफ, सॉरी, एलसीएम ऑफ, यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ दिया है x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं न्यूमरेटर्स का, x1 x2, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में हम निकालते हैं एचसीएफ ऑफ y1 y2। तो जब हमें, क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो हम ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं और नीचे वालों का हम एचसीएफ लेते हैं। उसी तरह से जब हमें एचसीएफ निकालना होता है, अगर मान लीजिए इसी का हमें एचसीएफ निकालना होता, तो हम ऊपर वालों का एचसीएफ लेते हैं, यानी इधर आता है एचसीएफ ऑफ x1 x2 और नीचे आता है एलसीएम ऑफ y1 y2। बस ये छोटा चेंज है, अगर हमने पढ़ाई की है तो आपको आई एम श्योर मालूम होगा, और नहीं पढ़ा तो अब आई होप इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब इससे हमें टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, एलसीएम निकालना है 20 और 15 का, जो कि हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ये। तो और अपॉन एचसीएफ ऑफ 3, 1, ये आपका बनी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 आपका, ये सॉरी आंसर नहीं, यहाँ का टोटल वर्क आ जाएगा 60। उसके बाद तो यहाँ का टोटल वर्क आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि राम कितने टाइम में करेगा काम। तो जब टोटल वर्क आपका 60 आ गया है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसे ज़रा हटा देते हैं। टोटल वर्क हमारा 60 आ गया था। अब यहाँ पे राम और श्याम की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो ये देखना है। आप देखेंगे कि राम जो है 6 कंप्लीट 2/3 डेज में अपना काम खत्म कर रहे हैं, और अगर टोटल वर्क 60 है तो फिर राम के एक दिन की एफिशिएंसी होगी 60 कंप्लीट 2/3, यानी कि 20/3। तो वो ऐसे हो जाएगी 80/20, तो 9 यूनिट बना रहे हैं राम एक दिन में। आई होप आपको ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आप टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं उस इंसान का नंबर ऑफ डेज से, जितने दिन में वो काम ख़त्म कर रहा है। तो जैसे शाम ने किया है ये काम ख़त्म 60 डेज में, सॉरी टोटल वर्क है हमारा 60 डेज, उसमें हम डिवाइड करेंगे शाम कितने दिन में काम ख़त्म करता है। तो टोटल वर्क 60 है और शाम कितने दिन में काम ख़त्म करता है, शाम करता है 15 डेज में काम ख़त्म। तो 60/15 करेंगे हम, तो शाम की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4। क्योंकि यार रटने की चीज़ भी नहीं है, देखिए आप पूरा टोटल वर्क है 60, शाम खत्म कर रहा है 15 दिन में। तो जब 15 दिन में वो 4-4 यूनिट बनाएगा, रोज 4 दिन 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट, 15 दिन तक जब वो 4-4 यूनिट बनाएगा तभी तो 60 यूनिट बना पाएगा वो 15 दिन में। तो रटने की चीज़ भी नहीं है, काफ़ी बेसिक है, कुछ इसमें रटने का नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में ये एफिशिएंसी आ गई, राम एक दिन में 9 यूनिट बना रहा है और शाम एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है, या कहीं यूनिट्स बना रहा है। अब वो दोनों चार दिन काम करते हैं एक साथ, फिर राम चले जाता है। और अगर 4 दिन वो काम करेंगे एक साथ, तो यानी कि 13 यूनिट बनेंगी एक दिन में। अगर ये साथ काम करें 13 यूनिट बन रही है, यानी 4 दिन में 52 यूनिट, 13 × 4, 13 × 4, क्योंकि 4 दिन काम किया इन्होंने साथ में, तो 52 यूनिट बनी, 52 यूनिट्स। उसके बाद क्या हुआ, राम चला गया। अब राम के जाने के बाद शाम कितने दिन लेगा बच्चों काम अकेले करने में, तो 52 यूनिट्स तो बन गई थी 4 दिन में ही। तो अब बची कितनी लेफ्ट है आपकी, 60 में से 52 बन गई। ये टोटल वक्त था 60 यूनिट्स का, उनमें से 52 यूनिट्स आपकी बन गई हैं। बची कितनी, 8 यूनिट्स। और 8 यूनिट्स को अब शाम अकेला बनाएगा, तो शाम कितने डेज लेगा, 8/4, यानी 2 डेज। अगर आपको डाउट है ये कैसे, तो बता देता हूँ। क्योंकि शाम एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है, तो बची हुई 8 यूनिट बनाने के लिए वो 2 दिन लेगा। एक दिन में 4, 2 दिन में 8 यूनिट, 2 दिन में 8 यूनिट बनाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि शाम कितने दिन लेगा बचे हुए काम करने में, तो 2 दिन लेगा शाम बची हुई 8 यूनिट्स बनाने में। तो यही आपका आंसर है।
पढ़ाई किया आपने तो आपको जरूर क्वेश्चन आसान लगेगा। ये बस कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो आप फटाफट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करें। चलिए, ये आई होप आपने ट्राई किया होगा ये, और अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन का रूल आपको अगर आपको पता है तो ये होता है वी बोर्ड मास, कोई राइटिंग करिए, आई एम सॉरी। तो इसे, ये तो बस मैंने लिखने के लिए दिखाया था आपको। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में डाल के बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, या आप समझ नहीं आया हो ये चीज़ कैसे आ गई हो, तो कमेंट में डाल के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक सेकेंड, जी हाँ, अब तैयार है। तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट वी बोर्ड मास में पहले बी आता है ना, वो ब्रैकेट डिनोट करता है। तो ये ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 24 माइनस 12 12 हो जाएगा, प्लस ये 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, 6 प्लस 12 ये पूरा 18 हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 18। तो अब क्वेश्चन रिड्यूस होके हमारे पास आ गया 1800 डिवाइड बाई 20 इंटू 18। तो पहले डिवीजन करते हैं बोर्ड मास के रूल से। तो 1800 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आ जाएगा 90, इंटू 18 करेंगे। अब ये आ जाएगा 18 इंटू 9 162 होता है, 1620। ये रहा आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए आपको। हल्की फुल्की यानी सिंप्लीफिकेशन पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर आएंगे एग्जाम टाइम में, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो हमारे इस पार्ट 1 के अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए फिर और खुद पहले करने की कोशिश कीजिए, फिर हम मेरा अप्रोच देखिए इस क्वेश्चन को करने का। दो स्टेशन है एक्स और वाई, और जिनके बीच की दूरी हमें दी हुई है 280 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है एक्स से और वो ट्रेवल करती है वाई की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और 2 घंटे बाद यानी आफ्टर 2 आवर्स एक और ट्रेन निकल रही है। ये निकल रही है वाई से एक्स की तरफ। डिस्टेंस तो वही रहेगा 280 किलोमीटर, और ये आफ्टर 2 आवर्स है। ये निकल रही है वाई से एक ट्रेन, और ये जा रही है एक्स की तरफ किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 1 है इधर, और इधर आप ले लीजिए ट्रेन 2 जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है एक्स की तरफ। कितने घंटे बाद जो ट्रेन एक्स से निकल रही है वो मीट करेगी ट्रेन जो वाई से निकल रही है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहले आपको ये देखना है कि ये जो टाइम गैप दिया हुआ है ना आपको, ये 2 आवर्स का, पहले आपको देखना है जो ट्रेन पहले निकली है ना इन क्वेश्चंस में, हमेशा इन क्वेश्चंस में जो ट्रेन पहले निकली है पहले ये देख रहे हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 2 घंटों में, ताकि हम एक लेवल फील्ड पे लेके आ पाए इस क्वेश्चन को। तो पहले ये जो 2 घंटे का गैप है ना दोनों ट्रेनों के निकलने के बीच का, इस गैप को हमेशा पहले ख़त्म करेंगे। ये बात हमने जहन में डाल लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और दोनों ट्रेनर्स के निकलने का समय अलग अलग हो, तो पहले आपको ये जो गैप है ना ये ख़त्म करना है। और वो कैसे करेंगे आप देखिए। तो 2 घंटे में पहली जो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख दूँ आपको समझाने के लिए। ट्रेन 1 जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन 2 जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक्स से वाई तक जा रही हैं। तो अब ये 2 घंटे में कितना कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना था एक्स से वाई के बीच में, 280। और अब 2 घंटे पहले निकली थी ये ट्रेन 1 एक्स से,
तो 2 घंटे में इसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा 120, क्योंकि 60 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर रही है ट्रेन 1। इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में ट्रेवल करेगी 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर। तो ये 120 किलोमीटर इसने 2 घंटे में ट्रेवल कर लिया। अब बचा कितना इधर, ये बचा 160। अब ट्रेन एक्स जो है वो यहाँ पे आ गई। अब ये इसकी है न्यू पोजीशन, x1 नाम दे देता हूँ इसे। x से जो ट्रेन चली थी ट्रेन 1 वो शिफ्ट होके अब इधर आ गई है x1 पे, 2 घंटे में अब इधर पहुँच गई है ये इधर। अब हमने इस क्वेश्चन को लेवल कर लिया, क्योंकि अब दोनों ट्रेनें, अब ट्रेन वाई यहाँ से चलेगी 2 घंटे बाद और ट्रेन x1 2 घंटे में यहाँ पे आ चुकी है। तो वो जो टाइम गैप था ना वो हमने अब खत्म कर दिया है। तो पहले ऐसे ही करना आपको, अब टाइम गैप को खत्म करना है। ये देखना है कि जो ट्रेन एक्स्ट्रा घंटे चल रही है, जो पहले चल गई है, वो उसकी नई पोजीशन क्या होगी वो हमें निकाल लिया कि वो यहाँ पे आ गई है, 120 किलोमीटर आगे आ गई है x से, x1 पे आ गई है ट्रेन 1। तो अब ये दोनों ट्रेन है, अब ट्रेन 1 यहाँ पर है इस वक्त और ट्रेन 2 अब चलना शुरू करेगी y से। अब ये दोनों कितनी देर में मिलेंगी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, टाइम इन विच दे विल मीट, कितने समय मिलेंगी, रिलेटिव डिस्टेंस आपको पता होगा फॉर्मूला। ये भी काफ़ी जनरल चीज़ है, कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। कितना टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 100 उस पर आएंगे, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ट्रेन आ रही हैं, तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, आर डी मतलब रिलेटिव डिस्टेंस, आर एस मतलब रिलेटिव स्पीड। और तो सिंपल टाइम वाला फॉर्मूला ये है, जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही है। तो दोनों ट्रेनों के बीच का डिस्टेंस कितना 160। अब बस ये डिस्टेंस है गया ना, क्योंकि ट्रेन 1 भी x1 पे आ गई है, तो x1 से लेके इस पॉइंट y तक यही डिस्टेंस है गया है, जो कि 160। और रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों ट्रेनें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो फिर एक ट्रेन यहाँ चल रही है, एक ट्रेन यहाँ चल रही है, तो दोनों की स्पीड इसलिए एड अप हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पास आती जा रही है ना। ये डिस्टेंस अब केवल ये कवर नहीं कर रही है, अब ये दोनों ट्रेनें डिस्टेंस कवर कर रही हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे के पास आते जा रही हैं। तो इसलिए इस केस में हम स्पीड को हम ऐड कर देंगे, तो जो रिलेटिव स्पीड हमारी आएगी वो आएगी 60 + 20। हमेशा दोनों ट्रेनें क्योंकि जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं तो इस दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, क्योंकि दोनों ही चल रही दूसरे के करीब, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो 160/80 हो जाएगा, तो ये 2 आवर्स। तो इधर पॉइंट x1 पे जब ट्रेन 1 आ गई और ये y से ट्रेन 2 ने चलना शुरू किया, उसके बाद 2 घंटे लगेंगे दोनों ट्रेनों को मीट करने में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये देख लें एक बार। After how many hours does the train leaving from X meets the train which left from Y, यानी कि X से चलने के बाद कितने घंटे लगेंगे ट्रेन 1 को ट्रेन 2 से मीट करने में। तो 2 घंटे ट्रेन 1 ने यहाँ लिए थे, इधर लिए थे ना 120 किलोमीटर कवर करने, 2 घंटे यहाँ लिए थे, और 2 घंटे X1 ने पहुँचने के बाद लिए, कहीं यहाँ पे मिले होंगे ये। तो 2 घंटे पहले 120 करने के लेने में लिए और 2 घंटे फिर यहाँ कहीं मीट करने में लिए, टोटल 4 घंटे लिए इन्होंने। 2 घंटे लिए ट्रेन 1 ने X से X1 तक पहुँचने में, X से लेके X1 तक पहुँचने में, और फिर 2 घंटे कब लिए X1 के बाद लिए इन्होंने मीट करने में। तो टोटल 4 आवर्स लगेंगे ट्रेन 1 को मीट करने में ट्रेन 2 से। और अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा था ट्रेन 2 को कितना टाइम लगेगा इससे मीट करने में, तो ट्रेन 2 को केवल 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रेन 2 यहीं से चली है और यहाँ से चलने के बाद वो यहाँ पे कहीं मिल गई 2 घंटे में। तो ट्रेन 2 के लिए इसका आंसर होता है 2 आवर्स, पर हमसे इस क्वेश्चन में ट्रेन 1 के लिए पूछा गया है, तो उसका टाइम आएगा 4 आवर्स। ट्रेन 1 को टोटल 4 आवर्स लगे पॉइंट एक्स से लेके और इधर इस पॉइंट तक एक्स की नाम देते हैं। ट्रेन 1 को लगे 4 घंटे पॉइंट एक्स से लेके X3 तक पहुँचने में और ट्रेन 2 से मिलने में। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 आवर्स, यानी ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। और बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में, इसी पेपर के यानी SSCGL इसी शिफ्ट के। मैं अभी 10 और क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि DI के नहीं, जो प्योर मैथ्स के हैं, वो मैं अगली पार्ट में लाऊंगा, अगली वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अभी अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो ये मेरी मेल आईडी है, इस पर कांटेक्ट करें। आप कोई डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई और आके डाउट हो, क्योंकि एक एस्पिरेंट के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, तो कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे प्लीज़ मेल करके अपनी क्वेरी भेजें मुझे, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ इस पर। और ये हमारे चैनल का लिंक है, इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस और कंटेंट डालता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।